हेलो एवरीवन। मैं आपका फ्रेंड शुभम सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में शुभ क्लासेस में। तो मैं आगे की टॉपिक जो आने वाली है मेरी वो टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने बुक्स में टीडीएस को कैसे डिडक्ट करेंगे। हमने किसी का बिल को अपने बुक्स में एंट्री किया, मतलब परचेज़ किया, तो हमने परचेज़ एंट्री किया तो उसके अगेंस्ट में उस पर टीडीएस कटना चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड अगर चाहिए तो हम लोग कैसे टीडीएस काटेंगे उस बुक्स में। ठीक है, क्योंकि हमें विद इन द मंथ, मतलब उस महीने के अंदर, जिस महीने का परचेज बिल है उस महीने के अंदर ही हमें टीडीएस काटना पड़ेगा बुक में। तब आने वाले उस महीने के नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख से पहले हम लोग को उसको पेमेंट करना पड़ता है टीडीएस का। तो ये सब तो मैं जब टीडीएस का बुकिंग करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपको टीडीएस में पढ़ने हैं। और मैं आज आपको मैं चार्ट डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोग उस चार्ट को रीड करके एंड उससे अपने शेप कर सकते हैं एंड उसको फ्यूचर के लिए अप रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको मारना है, ये हर ईयर चेंज होता है। ठीक है, तो टीडीएस रेट चार्ट, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24-25। ओके, 24-25 कब न्यू आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डाउनलोड भी लगाना होगा आपको, डाउनलोड। ओके, डाउनलोड किया मैंने। देखिए ये वाला जो है टीडीएस मैन, ठीक है, ये हमेशा आप लोग कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे से बताता है टीडीएस एंड टीसीएस दोनों का। तो आज मैं आपको टीडीएस बताइए, देखिए कितने अच्छे से तरीके से बताया। अब इसके मतलब जो फ्रेशर्स है उनको ये समझ नहीं आता होगा ये क्या है। ओके, तो मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। तो ज़्यादा नहीं, मैं इसमें 10 बताऊँगा, 10 टीडीएस सेक्शन जो आपको डे टू डे अकाउंटिंग में काम आएगा। उससे ज़्यादा सेक्शन बहुत अपर लेवल में काम आता है, जो अभी आप, हालांकि मैं जानता हूँ कि अभी आप लोग का ये स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड सेट करना होगा बेसिक से। तो बेसिक आपको 10 सेक्शन में बता रहा हूँ, उसके बाद आप हाई में जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए 192, ठीक है, सैलरी का। तो सैलरी का भी क्या होता है, अपना स्लैब होता है, इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से 192 में सैलरी डिडक्ट होता है। इसका कोई भी बेसिकल रेट नहीं होता है टीडीएस के अंदर। एंड ना ही कोई इसका थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक है। ये देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब होता है कि इसके इस अमाउंट तक एंड इसके ऊपर आपको टीडीएस काटना होगा हर अमाउंट पर। तो इस पर आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है एंड स्लैब रेट नहीं है, नहीं इनका अदर्स में स्लैब रेट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सैलरी का अलग आपका इनकम टैक्स का स्लैब होता है, तो वो अलग चीज़ है। मैं आपको स्लैब, इनकम टैक्स का स्लैब वाइज कैलकुलेशन भी बता दूंगा, तो वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये 192 को अभी आप रहने दीजिए, ये आपको ये सैलरी के ऊपर होता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड दूसरा है आपका 192A, ये आपका ईपीएफ का है, ये आपको कोई हेल्प ज़्यादा नहीं करेगा। ये मैंने बोला कि हाई स्टैंडर्ड के लिए है। हाँ, डिविडेंड, डिविडेंड आपको हमेशा मिलेगा। कोई कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखता है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है वो कंपनी अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब शेयर्स परचेज करके रखा है एंड उसे होल्ड करके रखा है, मतलब बेचा नहीं। तो हर यील्ड में क्या होता है, हर कंपनी प्रॉफिट करती है या लॉस करती है। तो जब वो कंपनी जिनका इन्होंने शेयर खरीदा है, वो कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो उसमें से जो उनको प्रॉफिट रेशियो है इंटू 7 इंटू जितना इन्होंने शेयर्स खरीदा है उस पर इनको डिविडेंड मिलेगा। मतलब हर ईयरली डिविडेंड आता है। कोई कोई कंपनी क्वार्टरली देता है, कोई कंपनी ईयरली देता है, या हाफ ईयरली भी देते हैं। तो जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का सेक्शन होता है 194, आपको समझ आएगा डिविडेंड क्या है। एंड इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 5000। ठीक है, मतलब 5, ये थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है, 5000 इसका लिमिट है मिनिमम। 5000 के नीचे अगर कोई भी अमाउंट रहता है तो आप उस पर टीडीएस नहीं काटना है। मतलब जिसका मैंने शेयर्स खरीदा है वो अगर मुझे डिविडेंड पास कर रहा है तो वो सामने वाला अगर 5000 के ऊपर का डिविडेंड दे रहा है तो उस पर टीडीएस काटेगा। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बता दिया मिनिमम, आप हम आपको 5000 तक दे रहे हैं छूट कि आप लोग टीडीएस मत काटिए। 5000 या 5000 के ऊपर होती है आपको टीडीएस काटना होगा। ठीक है, ये हो गया बात। एंड ऐसा नहीं है कि 5000 के नीचे नहीं काट सकते, वो उनकी मर्जी है, वो काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेट क्या है, इसका रेट देख लीजिए आप। स्लैब क्या है, स्लैब रेट है आपका 10%। एंड ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये 10%, ये जो मैं अभी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का है यानी अदर्स, मतलब इंडिविजुअल, ये भी मैं बताना भूल गया। देखिए इंडिविजुअल्स का एंड एचयूएफ का मतलब होता है, इंडिविजुअल जो एक पर्सन, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिनका जो पैन नंबर है, पैन नंबर में आपका इंडिविजुअल का पैन नंबर है। ठीक है, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इसके लिए मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं, कंपनी को कैसे पहचाने। पैन नंबर से हम पहचान सकते हैं
कि वो कंपनी है, HUF है, इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप कंपनी, सब पहचान सकती है। और मैं पहले बता रहा हूँ, इंडिविजुअल एंड HUF होता है, इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन का, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। और अदर्स होता है आपका ये दोनों के अलावा, इंडिविजुअल एंड HUF के अलावा, जिसमें आपका कंपनी आता है, ट्रस्ट आता है और आपका पार्टनरशिप फॉर्म आता है, ठीक है, अदर्स। तो इसमें देखिए डिविडेंड के लिए पाँच शेयर में दोनों के लिए सेम रेट है, इंडिविजुअल एंड HUF के लिए 10% है और अदर्स के लिए भी 10% है, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, हाँ, इंटरेस्ट बैंक, ठीक है, 194A। इसमें आपका इंटरेस्ट बैंक है, सेविंग इंटरेस्ट बैंक, सेविंग इंटरेस्ट का आता है जो आपको बैंक से मिलता है, ठीक है, जो कि 194A में ही आता है, जिसका लिमिट है 40,000। 40,000 के आपका कोई किसी प्रकार का भी सेविंग, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट आप लोगों को पता है 40,000 आता है नहीं, ठीक है। तो अगर 40,000 के ऊपर आपने कहीं पे फिक्स डिपॉजिट किया किसी बैंक में, तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको, अगर 40,000 के ऊपर है आपका इंटरेस्ट, तो उस पर आपको TDS काट के उतने पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके 26 ईयर्स में शो होगा। 26 ईयर्स बेसिकली होता है जो TDS हम लोग काटते हैं या सामने वाला हमारा काटता है, तो हमारे 26 ईयर्स में वो TDS दिखाता है, जिससे हम क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिफंड से। और अगर हम किसी का काटते हैं तो सामने वाला उसे क्लेम कर सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 194A में, वो उसका 40,000 है। और सॉरी, ये इसमें आपका सेविंग बैंक नहीं आता है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सेविंग बैंक इसमें नहीं आता। 40,000 में आपका सिर्फ फिक्स डिपॉजिट होता है या किसी प्रकार के भी डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, उस पर करता है, इंटरेस्ट बैंक लिखा हुआ, ओके। इसका रेट क्या है, इंटरेस्ट 10%, समझ गए आप। अब इसी का सब सेक्शन भी है 194A में भी, और आता है आपका सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन ने कोई FD करवाया है, तो ये जो है ये आपका सीनियर सिटीजन का नहीं है इंटरेस्ट बैंक। इसमें आपका बिलो 60 ईयर के लोग आते हैं, ठीक है, जिनका लिमिट सिर्फ 40,000 दिया हुआ है, जिनका 40,000 है TDS काट 40,000 या 40,000 के ऊपर TDS काटना है। और सीनियर सिटीजन में क्या बेनिफिट है, 50,000 का लिमिट है, मतलब 40,000 के बाद आपको 10 और एक्स्ट्रा मिलता है, जिसपे आपको TDS काटना है। मतलब 50,000 तक आपको TDS नहीं काटना सीनियर सिटीजन का, 50,000 के बाद ये 50,000 अमाउंट होते हैं, उस पर 10% आपको TDS काट के सीनियर सिटीजन को पैसा देना है, ठीक है। अब 194 में एक और आता है इंटरेस्ट अदर्स। ये इंटरेस्ट अदर्स क्या होता है, ये हालांकि बहुत जन का क्वेश्चन होता है, इंटरेस्ट अदर्स होता क्या है। इंटरेस्ट अदर्स होता है रिलेटेड फैमिली मेंबर, फ्रेंड या कोई भी, ठीक है, जिनको हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, ओके। बैंक से लिए वो हमें सिक्योर्ड डिपॉजिट बोला जाता है, सिक्योर लोन बोला जाता है। हम लोग अगर मान लीजिए आपको कोई फैमिली मेम्बर है या आपको कोई फ्रेंड है जिनको आप लोगों ने कुछ पैसा दिया या आप उनसे पैसा कलेक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए आपने उनसे लोन लिया, जिनको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, मैंने उससे 50,000 का लोन लिया, ठीक है। अब 50,000 पे मान नहीं, मैं मानता हूँ 1 लाख का लोन लिया, जिसपे मुझे हर महीने का पूरे साल का इंटरेस्ट होता है 5,000 रुपये, ओके, 5,000, ठीक है, 5,000 होता है। तो यहाँ लिमिट देखिए, उसके लिए लिमिट क्या है, 5,000। 5,000 का इंटरेस्ट या 5,000 के ऊपर का इंटरेस्ट आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, उस पर 10% TDS काट के ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो 5,000 किसी का मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, ये 5,000 के ऊपर, तो उस पर मुझे 10 पूरे अमाउंट पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5,000 पे TDS काटना है। अगर मेरा 5,000 है या 5,000 के ऊपर गया, तो मान लीजिए मेरा 6,000 का इंटरेस्ट मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस आदमी को, तो 6,000 पे मुझे 10% काटना है, और 6,000 माइनस 10% जो मैंने 6,000 पे काटा, उसका लेस करके आपको उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है, ये मैं आपको कैसे डिडक्ट करते हैं उस समय बताऊंगा कि माइनस कैसे करके हमें उसे पेमेंट करना है, ओके। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इतना सेक्शन जो मैंने आपको बताया, 2-3 सेक्शन अभी बताया मैंने, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया जो आज के डे टू डे अकाउंटिंग में, ये आपको हर वीक काटना पड़ेगा या हर दिन जब एंट्री करेंगे हम, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या है, 194C सबसे यूज किया जाने वाला सेक्शन, 194C कॉन्ट्रैक्टल सिंगल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी से कोई कंपनी है मेरी, जिसे मैंने अभी मेरे महावीर ट्रेडिंग है, ठीक है, तो उस कंपनी का मैंने किसी को वर्क दिया कि हाँ आप मेरे कंपनी में आके मेरा इतना काम कर दीजिएगा, आप मुझे वर्कर दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो मैंने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्टर को मुझे पेमेंट करना है, तो इसमें क्या लिखा है, सिंगल ट्रांजैक्शन, ठीक है। 194 का 2 सेक्शन दिखा रहा है आपको, मैं पहला वाला बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर सिंगल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होगा, 30,000 रुपये तक या 30,000 के ऊपर आप किसी को सिंगल ट्रांजैक्शन, ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन वर्ड पढ़िए, सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब एक बार अगर आप 30,000 या 30,000 के ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं, उस पर आपको 1% काटना है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, ठीक है।
ये आपको दिखा देता हूँ, दिखता है वो ये 1% जो देखिए इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अदर्स, ठीक है, अदर्स मतलब कंपनी, कंपनी या पार्टनरशिप एलएलपी। कॉन्ट्रैक्टर सिंगल 30,000 से ऊपर जाता है या 30,000 होता है तो 1% काटना आपको इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए एंड 2% काटना आपको अदर्स कंपनी एंड पार्टनरशिप एलएलपी के लिए, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, उसको 2% काटना है। उसके बाद 194 से कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरे साल में अगर आप किसी को मान लीजिए 30,000 एक साथ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 2,000 3,000 रुपये करके पेमेंट कर रहे हैं और वो 1,00,000 रुपये के अंदर है, ठीक है, 1,00,000 रुपये के अंदर है, तब भी आपको उस पर TDS काटना है। ऐसा नहीं है कि नहीं काटना है, उस पर आपको TDS काटना है, वो आपको काटना ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया है कि आपको 1,00,000 तक आप TDS नहीं काटिएगा। सिंगल अगर पेमेंट 30,000 नहीं है तो आपको TDS नहीं काटना है 1,00,000 तक, ठीक है। अगर है 1,00,000 से ऊपर या 1,00,000 है तो 1% काटना है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड 2% काटना है अदर्स के लिए, मतलब कंपनी एंड एलएलपी के लिए। अब हो गया इंश्योरेंस, आपका ज़्यादा वर्क नहीं पड़ेगा, पेमेंट रिसीव नहीं होगा। हाँ, आपका ये आ गया आपका कमीशन 194H, ठीक है। कमीशन आप लोगों को पता ही होगा, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज सेम होता है, जिसपे आपको 15,000 अगर किसी को आप कमीशन दे रहे हो 15,000 के ऊपर, तो उसको आपको 5% काटना है रेट। ये पहले 10% था, लेकिन 22 से चेंज होकर 5% हो गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल एंड कंपनी दोनों के लिए सेम है, ये देखिए 5%, ठीक है। अब आ गया, अब आप देखते हैं रेंट का, ठीक है। रेंट का भी आप लोगों को मोटा मोटी आप लोग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो प्लांट एंड मशीनरी रेंटिंग में नहीं देती है, नॉर्मल रेंट पे या आपका किसी को रूम दे दिया या गोडाउन दे दिया तो 194I भी होता है, जिसके लिए रेंट पेमेंट बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I, ठीक है। ये क्या है, 194I होता है रेंट का, बेसिकली जो मेन होता है 194I रेंट का सेक्शन होता है, बट ये रेंट के अंदर कवर्ड नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसपे आपको रेंट पेमेंट बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो कंपनी नहीं कर रहा है, जो अगर कोई इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कर रहा है, मतलब वो कंपनी नहीं है ना ही वो पार्टनरशिप एलएलपी है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर कोई पेमेंट कर रहा है 50,000 रुपये पर मंथ, तो उस पर उसको सामने वाला पर्सन मतलब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को 5% 50,000 के ऊपर काट के माइनस 50,000 माइनस 5% करके उसको पेमेंट करना है, जो कि देखिए यहाँ पे कंपनी के लिए कोई भी एनए है, एंड ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, ठीक है। हाँ, एक और सेक्शन में बता देता हूँ 194JB, जो कि 194J में और ए एंड बी दोनों बता देता हूँ। JB JA 194JA होता है आपका फीस, टेक्निकल सर्विसेज, कॉल सेंटर, रॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन एंड फिल्म्स ATC, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप किसी को फीस दे रहे हैं, आपने किसी का टेक्निकल काम करवाया अपने पास, ठीक है, अपने पास करवाया, जैसे कि आपका कॉल सेंटर है एंड उस पर किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना या किसी तरह प्रकार का टेक्निकल सर्विस करवाना, तो उस पर अगर आपने 30,000 या 30,000 के ऊपर पेमेंट कर रहा है तो आपको इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 2% ही करना है। सामने वाले की बात हो रही है जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है तो उसे 2% करके TDS काट के हमें पेमेंट करना है, और कंपनी भी है तो तब भी 2%, दोनों का रेट सेम है। उसके बाद आ गया 194JB, जिसमें आपको फीस ऑल अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि एक्सेप्ट टेक्निकल सर्विसेज है, ठीक है। टेक्निकल सर्विस की बात यहाँ नहीं हो रही है। ऑल अदर प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका किसी आप CEO को फीस दे रहे हैं, ठीक है, CEO को फीस दे रहे हैं या आप किसी लॉयर को फीस दे रहे हैं, जो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज है, प्रोफेशनल लीगल चार्जेस, ठीक है, उस पर आपको 30,000 रुपये अगर आप किसी को सिंगल ट्रांजेक्शन दे रहे हैं तो उस पर आपको 10% काटना है, 30,000 या 30,000 के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2,000 रुपये करके भी दे रहे हैं तो आपको उस पर TDS नहीं काटना है, उसको TDS काटना है जैसे वो 30,000 क्रॉस हो गया तो आपको हर बिल पे TDS काटना है, ठीक है, हर बिल पे। मेरा एक्सपीरियंस है कि हर बिल पे TDS काटना चाहिए। अगर आपको पता है कि इस पर्सन का 30,000 के ऊपर महीने का जाएगा ही जाएगा तो हर बिल पे TDS काटिए। आप ज़्यादा TDS काटेंगे तो आपको सरकार कभी कुछ नहीं बोलेगा, बट अगर आप कम TDS काटते हैं तो उसका उस रिलेटेड उस बिल के अगेंस्ट में जो आपने एक्सपेंस बुक किया है वो आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको लगभग 8-10 TDS का जो बता दिया है सेक्शन, जो कि डे टू डे में काम आता है। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि TDS कैसे डिडक्ट करते हैं, इसमें से 3 से 4 सेक्शन में पकड़ूंगा मोर इम्पोर्टेंट, जो आपको हर अकाउंटिंग एंट्रीज के रिलेटेड है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए हर समय। चलिए, थैंक यू।